हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीएसटी की प्रिपरेशन के लिए जो भी सिलेबस है वो आपका ये रहा। आपका उसमें जनरल हिंदी आता है और जनरल इंग्लिश आता है। जनरल हिंदी में आप लोग को हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ तैयार करना होगा। संधि तथा समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, तत्सम एवं तद्भव विदेशी, वर्तनी, वाक्य शुद्धियाँ और उनका शोधन, हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास एवं अपठित गद्यांश। तो ये आपको जनरल हिंदी में तैयार करना होगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ जनरल इंग्लिश की, तो इसमें आपके जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे स्पॉटिंग द एरर्स, vocabulary, synonyms, antonyms, idioms and phrases, sentence completion, sentence improvement, ordering of words and sentences, and last है comprehension। तो ये सारे टॉपिक आपके जनरल इंग्लिश में कवर होंगे और ये सारे टॉपिक आपके जनरल हिंदी में कवर होंगे। तो मैं आज से शुरुआत करूँगी, एक एक टॉपिक को मैं कवर करूँगी अपने हर वीडियोस में। तो सबसे पहले हम आज जो है पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। तो हम आज इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनरल हिंदी जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और इसी तरह इंग्लिश में भी जनरल इंग्लिश आने वाली है जिसके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। और हमारे पास 2 आवर्स का टाइम होता है एग्ज़ाम्स के लिए। तो यू ऑल नो कि ऑलरेडी नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर में। तो हमें बहुत ही माइंड से अपना क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो नेगेटिव मार्किंग है, तो हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे। तो आइए इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक पे, जो कि हिंदी वर्णमाला। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑलरेडी हिंदी वर्णमाला के बहुत सारी वीडियोस जो है यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं और आप लोग देखते भी होंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि जिसमें हमें समझ में आएगा अच्छे से, प्रॉपर जो है नोट्स तरीके से समझाया होगा, हम उसी को पढ़ते हैं। तो इसी को समझ करके मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि आप लोग को भी प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि एसएससी जीएसटी की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ सबने सिलेबस बता दिया, बट कोई भी इसकी तैयारी कैसे शुरू की जाए, कैसे क्या क्लासेस लेनी है, ये सब कोई नहीं बता रहा है, ना ही वीडियोस अपलोड कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को समझ के मैंने ये स्टार्ट किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वर्णमाला, जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला जो है वो वर्ण और माला से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, वर्ण क्या होता है? वर्ण जो है वो ध्वनि होती है। ठीक है, जैसे कि अ क, ये आपकी क्या होती है? ये ध्वनि होती है। ठीक है, अब वर्ण को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, स्वर और व्यंजन। इन दोनों के मेल से ही वर्ण बना हुआ है। ठीक है, तो स्वर क्या होता है? स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, अंग, आ। ये सारे आपके क्या हैं? स्वर हो गए। ये स्वर वर्ण हो गए, ये स्वतंत्र होते हैं। इसी तरह व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे कि क। अब क बोलना है हमें, तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम क धन अ बोलते हैं, तभी जाकर के क होता है ना। तो यानी कि यहाँ पे हमने स्वर की सहायता ली गई है। आपको मैं बता दूं कि स्वर जो है वह कितना होता है? 13 स्वर हैं। ठीक है, अगर हम उच्चारण की दृष्टि से देखेंगे तो सिर्फ कितने हैं स्वर? 11 स्वर हैं। ठीक है, तो स्वरों को उसके उच्चारण के आधार पर हमने वापस 2 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो अगर हम हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या की बात करें तो वो 11 होती है। ठीक है, ये देखिए ये सारे स्वर हैं। अब हम आपको आगे स्वरों का कैसे वर्गीकरण हुआ है वह बताएंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्वर जो है वह हमेशा क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से होते हैं। ठीक है,
जिनका उच्चारण आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह क्या हुआ कि स्वरों का वर्गीकरण किया गया, जिसमें पहला जो है वह उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, जब हमने इसको विभाजित किया तो इसे हमने जो है 3 भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो पहला क्या बना आपका ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर इसके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, अगर आप ह्रस्व स्वर की बात करते हैं तो ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है। आप ये देख सकते हैं अ, ई, उ, री, इसमें हम जब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें समय कम लग रहा है। इसी तरह अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर ये जो है यह उच्चारण में अधिक समय लगता है इसमें। ठीक है, जैसे कि अगर आपने आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, जैसे आप ये बोलते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें समय अधिक लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ह्रस्व स्वर की तुलना में इन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। ठीक है, अब इसी तरह जो है लुप्त स्वर, किसी को पुकारते समय, जैसे कि अगर हमें बुलाना हो राधा, राम, तो इस तरीके से। तो देखिए आप एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है राधा। हम राधा जब बुलाते हैं तो बोलते हैं ना राधा राधा, ऐसे। मोहन, तो लुप्त स्वर क्या होता है, किसी को पुकारते समय पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। तो आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो स्वरों के मेल से इनकी जो संरचना हुई है, ये सारे आपके क्या हो गए, ये आते हैं आपके स्वरों का वर्गीकरण में। जो पहला पार्ट था उच्चारण काल के आधार पर हमने देखा कि ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, लुप्त स्वर होता है। अब हम देखेंगे कि जीभ के प्रयोग के आधार पर कैसे हमने स्वरों को विभाजित किया है। हमने पहले देखा उच्चारण काल के आधार पर, अब हम देखेंगे कि जीभ के प्रयोग के आधार पर हमने कैसे जो है स्वर को वर्गीकरण किया है। तो अगर हम बात करें जीभ के प्रयोग के आधार पर, तो पहले हमने विभाजित किया है अग्र स्वर, फिर मध्य स्वर, फिर पश्च स्वर। तो अगर अग्र स्वर की बात करें तो हम अग्र स्वर में क्या होता है, अग्र स्वर में क्या होता है, अग्र स्वर में क्या होता है, हम जो है अग्रभाग से, जीभ के अग्रभाग से उच्चारण करते हैं। जैसे कि ई, ए, री, इसमें क्या हो रहा है, जो आपका जो जीभ का अग्रभाग है वह उसमें भाग ले रहा है। ठीक है, अब इसी तरह मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर में क्या हो रहा है, जो हमारे जीभ का जो मध्य भाग होता है वह उच्चारण करता है। जैसे हमें बोलना है अ बोल रहे हैं तो आप खुद ही देख रहे होंगे कि जब आप अ कहते हैं तो आपका जो जीभ का मध्य भाग होता है वह उसमें भाग लेता है। अब इसी तरह अगर हम बात करें पश्च स्वर की, तो पश्च स्वर में क्या होता है, जो आपके जीभ का पश्च भाग होता है, पिछला भाग होता है, वह काम करता है उसमें। जैसे अगर आपको बोलना हुआ आ, तो इसमें क्या हो रहा है, जो आपका पश्च भाग है वह भाग ले रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जीभ के प्रयोग के आधार पर। अब हम तीसरा देखेंगे कि होठ यानी ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, अगर हमें होठ की स्थिति के आधार पर देखना हुआ स्वर का वर्गीकरण किया गया हो तो कैसे करेंगे। तो होठ की स्थिति के आधार पर अगर बात करूं तो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, आवृतमुखी स्वर और दूसरा होता है वृत्तमुखी स्वर। आवृतमुखी स्वर के बारे में अगर बात करें तो इसमें होता है अ, आ, ई, ए, री। और अगर हम वृत्तमुखी स्वर की बात करेंगे तो ऊ, जिसमें क्या हो रहा है, आपका ओठ जो है वह काम कर रहा है पूरी तरीके से। ओ जब आप बोलते हैं तो आपका होठ वर्क करता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्वरों का वर्गीकरण। अब हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। ठीक है, स्वर आपको पता है, स्वर जो है वह स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है। इसको हमने जो है तीन तरीके से वर्गीकरण किया था। इसका पहला हमने पढ़ा था कि उच्चारण के आधार पर कैसे करते हैं हम वर्गीकरण, जिसमें आपका आ गया था कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर, ये सारे आ गए थे आपके पहले वाले उच्चारण के आधार पर। अगर हम बात करें जीभ के प्रयोग के आधार पर तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये सारे आ जाते हैं आपके जीभ के प्रयोग के आधार पर। अगर बात करें ओठ की स्थिति के आधार पर तो ये सारे हो गए आपके आवृतमुखी और वृत्तमुखी स्वर, ये आपके हो गए ओठ के आधार पर। तो अगले जो है वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन। ठीक है, व्यंजन और कैसे व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है, ये सारा सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।